चर्चा देश की के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विश्व इतिहास के दो महान योद्धा, दो महान राजा या फिर दो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना राज, अपना नाम इतिहास में किया। जी हां, आज हम बात करेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट उर्फ सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में महान कौन है। हम बताएंगे नहीं, आप अपनी राय कमेंट सेशन में वीडियो के अंत में दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी से, यानी कि सिकंदर की कहानी से। सिकंदर का जन्म मैसिडोनिया में 356 ईसा पूर्व यानी कि 356 बीसी में होता है। सबसे पहले जान लीजिए मैसिडोनिया क्या है। मैसिडोनिया आज उत्तर यूरोप में है। पहले वो ग्रीस में थी, आधुनिक ग्रीस का वो पार्ट थी, अब वो अलग देश बन चुका है। तो मैसिडोनिया में इनका जन्म होता है फिलीपींस द्वितीय के यहाँ, यानी कि फिलीपींस 2 के यहाँ। इनकी तीसरी जो पत्नी है फिलीपींस 2 की, वो इनको जन्म देती है। और खास बात ये थी कि ये अपने परिवार में पहले लड़के थे। इसके बाद इनका उत्तराधिकार था अपने पिता के बाद राज पर। तो फिर 12 साल के जब ये हुए तो इन्होंने एक जंगली घोड़े को काबू में किया। उस समय इनके पिता इतना ज्यादा इनसे खुश हुए, इतना ज्यादा इनसे इंप्रेस हुए कि वो रोने लगे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू टपक गए। और ये वैसे भी भविष्यवाणी की गई थी कि वो दुनिया जीतेंगे। जब उनका जन्म हुआ था तो कहा गया कि ये तो भगवान के बेटे हैं, ये भगवान जूस के बेटे हैं। और बाद में सिकंदर ने भी अपने आप को भगवान का बेटा कहा जब वो दुनिया जीत चुके थे। लगभग पूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन जितनी उन्होंने जीती उसके बाद उन्होंने कहा कि वो एक देवता के बेटे हैं। वो अपने आप को एक देवता मानते थे। एरिस्टोटल कोई पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी, बहुत ही बढ़िया शिक्षा दी और बहुत ही बढ़िया एजुकेशन उनको एक तरीके से मिली। और जिंदगी में गुरु का योगदान कितना होता है ये आप इस बात से समझ सकते हैं। एरिस्टोटल उस समय के महान गुरु थे, महान फिलोसोफर, साइंटिस्ट, पहचान के मोहताज नहीं है। इसके बाद जब वो 20 साल के हुए तो उनकी पिता की हत्या हो गई। एक शादी के कार्यक्रम में एक सुरक्षा गार्ड ने उनकी हत्या कर दी और पता नहीं चल सका कि उनकी हत्या किसने की। और कहा तो यह भी जाता है इतिहासकारों द्वारा कि उनकी हत्या हो सकता है अलेक्जेंडर उसकी मां ने कराई हो। वैसे तो ये एक रहस्य ही है। इसके बाद वो मैसिडोनिया की गद्दी पर काबिज होते हैं महज 20 साल की उम्र में, जब आज के बच्चों को पता भी नहीं होता कि उन्हें क्या करना होता है। उस समय अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर गद्दी पर काबिज हो जाते हैं, राजा बन जाते हैं मैसिडोनिया के। तो वो उस समय ऐलान करते हैं कि हमें दुनिया जीतनी है, अब हमें पर्शियन एम्पायर को हराना है। उसके बाद उन्होंने इजिप्ट, सीरिया, बेबीलोन और पर्शिया जैसे बड़े बड़े राजवंशों को, उस समय की महान शक्तियों को हराकर उनको धूल चटाई, उनका राज लिया और वहां पर अपना राज काबिज किया। 333 बीसी में वो प्रशिया की ओर आक्रमण करते हैं। देरिस तृतीय वहां के राजा हुआ करते थे उस समय। और ये सब जो पार्ट्स हैं भारत के, आधुनिक अफगानिस्तान के, आधुनिक पाकिस्तान के सिंध नदी की ओर, ये सब उस समय पर्शियन एम्पायर के कब्जे में थे। और पर्शियन एम्पायर उस समय का नामी गिरामी एम्पायर था। पर्शियन एम्पायर आज के ईरान इराक को कहते हैं। ये आपकी सामान्य ज्ञान के लिए हम बता देते हैं। इसके बाद वो वहां पे हमला करते हैं। हालांकि वहां पे कई युद्ध होते हैं, लेकिन दो बड़े युद्ध, बैटल ऑफ एसोस और बैटल ऑफ गैगोमेला, ये दो युद्ध होते हैं जिसमें डेरिस तृतीय से उनका सीधा सीधा सामना होता है। डेरिस तृतीय पहले तो खुद नहीं आते युद्ध करने, का है ये बच्चा है, उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब उनसे युद्ध होता है तो दुम दमा के भागते हैं और अपना राज वो स्थापित कर लेते हैं पर्शिया में अलेक्जेंडर। इसके बाद इजिप्ट के राजा तो खुद ही हार मान के चले जाते हैं युद्ध भूमि से और अपना राज उनको दे देते हैं। इजिप्ट का शहर अलेक्जेंड्रिया उनकी खोज है। इसके बाद 326 ईसा पूर्व में वो भारत की ओर आते हैं। तक्षशिला के महाराज, तक्षशिला के उस समय के राजा अंभी ने गद्दारी करके उनका साथ दे दिया, क्योंकि भारत में 16 जनपद संघर्ष कर रहे थे सत्ता के लिए। और अंभी और पोरस की भी एक तरीके से लड़ाई थी, एक तरीके से दुश्मनी थी सत्ता के लिए। तो अंभी कुमार वहां पे अलेक्जेंडर का साथ दे देते हैं, अलेक्जेंडर के साथ मिल जाते हैं, गद्दारी कर लेते हैं। इसके बाद
अंबी कुमार को वो भेजते हैं कि आप पोरस के पास जाइए, उनको बताइए। फिर अंबी वहां जाते हैं एक दूत बनकर और उनको कहते हैं कि आप मान जाइए, आप राज खुद कर लीजिएगा, लेकिन अलेक्जेंडर सुप्रीम पावर होंगे। लेकिन वो साफ साफ मना कर देते हैं पोरस कि हमें ऐसा कोई समझौता नहीं करना। उसके बाद एक बड़ा युद्ध झेलम नदी के तट पर होता है, जिसको बैटल ऑफ हाइड्रोस्पास भी कहा जाता है। उस युद्ध में, तूफानी रात में ये युद्ध होता है। हालांकि उस युद्ध में पोरस हार जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर की उस समय नींदें उड़ गई जब पोरस से उनका हुआ, क्योंकि उस समय जंगलाती आए और एक बड़ी चाल उन्होंने चली कि वो हाथियों की आंख पर आक्रमण कर रहे थे। तो हाथी पूरी तरह से बेकाबू हो गए और पोरस को हार का सामना करा। इसके बाद का एक किस्सा बहुत ही लोकप्रिय हुआ, एक बातचीत बहुत ही लोकप्रिय हुई। हम आपको उस बातचीत के बारे में बताना जरूर चाहेंगे। ये बातचीत हुई पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में। जब पोरस युद्ध हार गए तो उन्होंने पूछा कि आपके साथ कैसा सलूक किया जाए। तो पोरस ने कहा, हमारे साथ वैसा ही सलूक किया जाए जैसा कि एक राजा के साथ किया जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपना राज ले लीजिए। राज पूरी तरह से पोरस को करने दिया और ऊपर से वो कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन राजपाट उन्होंने नहीं लिया। इसके बाद वो अपने देश लौट गए। उनकी सेना ने कह दिया कि अब हम थक चुके हैं। मगध साम्राज्य पर उन्होंने हमला नहीं किया और जाते जाते बेबीलोन में उनकी मौत हो गई रहस्यमय तरीके से। इतिहासकार इसको दो तरीके से देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई घाव की वजह से उनकी मौत हुई, कुछ लोग कहते हैं मलेरिया के मच्छर खाने की वजह से उनकी मौत हुई। तो ये थी अलेक्जेंडर की कहानी। महज 32 साल की उम्र में 324 ईसा पूर्व में उनकी मौत हो गई। अब हम मगध साम्राज्य से ही कहानी की शुरुआत करते हैं। मगध साम्राज्य उस समय का बड़ा साम्राज्य। 345 ईसा पूर्व में महानंद ने इस साम्राज्य की फाउंडेशन की और शिशुनाग राजवंश को हटाकर वो सत्ता में आए। महज 24 साल का ये समय था, लेकिन इसने बहुत समय तक एक राज किया। 24 साल को भी इन्होंने बहुत बड़ा समय बना दिया, क्योंकि इन्होंने कई बड़ी बड़ी टेरिटरी अपने नाम कर लिया। आधुनिक उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। तो इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। एक ब्राह्मण थे चाणक्य, तो वो अलेक्जेंडर जब भारत आ रहे थे तो उनको सतर्क करने गए वहां के राजा धनानंद को। वहां के जो उस समय के राजा थे 322 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में। तो वो वहां पर गए। उनके दरबार में चाणक्य का अपमान हुआ। तक्षशिला के गुरु चाणक्य का अपमान हुआ। धनानंद ने कहा कि तुम एक ब्राह्मण हो, अपनी चोटी संभाल लो, तुम्हें युद्ध वुद्ध से कोई मतलब नहीं है। उन्हें भगा दिया गया अपमानित कर कर। चाणक्य ने ठान ली कि मैं तो इस आदमी का भला करना गया था, इसको साम्राज्य विस्तार की सलाह देने गया था, लेकिन इसने मेरा अपमान किया। अब उन्होंने ठान ली कि मैं इसको बर्बाद करके रहूंगा। वैसे भी धनानंद क्रूर शासन, जनता परेशान थी। जिस तरह के में वो डूबा, भारी भ्रष्टाचार हो रहा था। एक कहानी और सुनाना चाहेंगे, चाणक्य के पिता चाणक्य की कहानी। चाणक्य भी मगध साम्राज्य के एक बड़े ब्राह्मण थे। तो उनके एक मंत्री थे, आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं मैं। धनानंद के एक मंत्री थे, बहुत ही ईमानदार थे और वो चाणक्य के मित्र थे। तो उन्होंने इस सब का विरोध किया, तो उनको हिरासत में ले लिया गया, जेल भेज दिया गया मंत्री जी को। और उसके बाद चाणक्य ने इसका विरोध किया, चाणक्य को भी हिरासत में ले लिया गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई धनानंद द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि कितने क्रूर धनानंद थे। इसके बाद उन्हें रास्ते में जो चाणक्य जा रहे थे, दरबार से अपमानित हो गए, तो उन्हें एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा दिखता है, यानी कि एक बहुत ही बढ़िया तीर अंदाज दिखता है। वो धनानंद की पॉलिसियों का विरोध कर रहा होता है और वहां पर वो ठान लेते हैं कि इस बच्चे में मुझे राजा बनने के सारे गुण दिखते हैं। उस बच्चे का नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। वो आज इतिहास की किताबों में नाम कमाया है। उस बच्चे की कहानी तो आपको सुनाएंगे ही। चाणक्य की देखिए, उस बच्चे के बाद उन्होंने पहले ही कहा कि बच्चा राजा बनने का गुण रखता है, तो उन्होंने क्या किया ये जानते ही। फिर तक्षशिला में इनको ट्रेनिंग दी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य को, और बहुत ही परपक किया जाता है, बहुत ही सॉलिड किया जाता है। 8 या 10 साल की ये ट्रेनिंग होती है और उसके बाद ये लोग हमला कर देते हैं धनानंद पर, मगध साम्राज्य पर। और नंद साम्राज्य के लिए खतरे की घंटी बज चुकी होती है, लेकिन पहले प्रयास में यह असफल हो जाता है क्योंकि उनके पास सेना नहीं थी और चंद्रगुप्त मौर्य के पास।
उसके बाद ने कहा कि पहले करना भारत को, उसके बाद ही हमारा कुछ हो सकता है। फिर वहां पे उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत है जो गांधार काबुल के इलाके जो अलेक्जेंडर ने किए थे, और अलेक्जेंडर की मौत के बाद उसके मंत्री सेल्यूकस उसका संभाल रहे थे। तो सेल्यूकस को वो हराते हैं। उसके बाद यहाँ पे कई चीजें होती है। सेल्यूकस की जो बेटी होती है उसके साथ शादी करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उनको 500 हाथी भेंट देते हैं, और उस बदले में काबुल बलूचिस्तान जैसे प्रदेश, गांधार जैसे प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं। सेल्यूकस अपने घर लौट जाते हैं और अपने एक आदमी को उनकी दरबार में मंत्री भी भेजते हैं, आपके सेल्यूकस। तो फिर पंजाब में ना तो उस समय पोरस थे ना अंभी थे, तो इन सभी जगहों को वो कब्जा में कर लेते हैं। एक तरीके से यहाँ के योद्धाओं को हरा देते हैं, क्योंकि कितनी भी बड़े राजा हो उनकी जो सीमता थी, मतलब जो वो कर सकते थे वो इतनी नहीं थी, उनकी जो उनका लेवल था एक तरीके से कह सकते हैं उतना नहीं था कि वो चंद्रगुप्त मौर्य को हरा सके। क्योंकि पोरस अंभी ये जो राजा थे ना अलेक्जेंडर थे, तो बड़े बड़े राजा तो उस समय थे नहीं, वो सब मौत हो चुकी थी उनकी या फिर वो भाग चुके थे। तो फिर ये सब हुआ और इन्होंने सारी आर्मी लेके यहाँ से आधुनिक पंजाब, उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर, यहां से इन्होंने हमला किया आपके नंद साम्राज्य पर, पाटलिपुत्र पर, और धनानंद की कुर्सी को हिला के रख दिया। जनता ने पूरा विद्रोह करा, और दो तरीके की बातें की जाती है, या तो धनानंद की उस समय मृत्यु हो गई या फिर वो बहुत ही घटिया जीवन जीने के लिए अब मजबूर का जीवन वो जिया उन्होंने, ये जाता है कई किताबों में। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पूरे भारत में फैला, और 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य, माफ कीजिएगा, इसकी स्थापना की, मौर्य राजवंश की स्थापना की। और मौर्य राजवंश ने इसके बाद 137 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया। बहुत ही बड़ा ये राज था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा अशोक, बिंदुसार, कुणाल, दशरथ, इसके बाद बृहदत्त जैसे बड़े बड़े राजा हुए। और मौर्य साम्राज्य की जो खास बातें हैं, उनका जो प्रशासन है वो एक किताब के हिसाब से चलता है, अर्थशास्त्र किताब। आपने ये इसका नाम तो जरूर सुना होगा। अर्थशास्त्र किताब की जो रचना है वो चाणक्य ने की थी। अर्थनीति, राजनीति का ये एक बहुत ही विस्तृत किताब है, और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े फिलोसोफर आज भी इस किताब को मानते हैं, इस किताब को पढ़ते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये किताब है राजनीति की। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंत में वो जैन धर्म को उन्होंने मान लिया, और जैन धर्म को वो फॉलो करने लगे। अंत में वो चले गए दक्षिण की ओर। लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने लगभग पूरे भारत को कवर किया। लगभग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इतिहास में यह भी कहा गया कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज चल रहा था, मौर्य साम्राज्य, मौर्य राजवंश का राज चल रहा था, तो उस समय दक्षिण में यानी कि केरल, तमिलनाडु के साइड चोलों, पांड्यों, सत्यपुत्रों, केरल पुत्रों का राज हुआ करता था। इसके बाद अशोक, आप सब जानते हैं किस तरह से कलिंग की लड़ाई उनके जीवन का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ साबित हुई। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अपने बेटों को उन्होंने भेजा, उनके बेटे महेंद्र, उनको विदेश भेजा, बेटियों को भेजा, और महेंद्र घाट जो पटना में है वो आज उनके नाम पर है। तो गंगा नदी के तट से शुरू हुआ ये मौर्य साम्राज्य। मगध को हटाकर ये यहाँ पे सत्ता में आया, और 137 साल बाद सूफी ने इसको टेक ओवर किया, सूफी राजवंश ने। वो एक अलग बात है, लेकिन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे सफल ये एक तरीके से राजवंश था। एक ब्राह्मण जिसका अपमान हुआ, और उसने धनानंद ही नहीं पूरे मगध साम्राज्य को डुबा के रख दिया। एक ब्राह्मण जिसने एक योद्धा की मदद से इतना बड़ा कारनामा किया। 350 ईसा पूर्व में जन्मे चाणक्य ने भी अपने जीवन के अंत में ये लड़ाई वड़ाई छोड़ दी, और वो भी तपस्या के मार्ग पर चले गए। तो चाणक्य की नीतियां, चाणक्य की शिक्षाएं आज भी याद की जाती है भारत के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान राजा, एक महान सिपाही। एक कहा जाता है कि वो शूद्र थे, कुछ लोग कहते हैं क्षत्रिय थे, अभी ये बात तय नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो बात तय ही है कि वो एक गरीब परिवार से आए थे, एक गरीब गांव से आए थे। चालीशुक, दशरथ जैसे चंद्रगुप्त के बाद सतवाली राजवंश, तो
अब आप राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर ग्रेट यानी कि सिकंदर, इन दोनों में ज्यादा महान कौन था? या तो ग्रीस के राजा चंद्रगुप्त मौर्य, तो भारत के थे ग्रीस के अलेक्जेंडर द ग्रेट आपको पसंद है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो, राजनीति के ऊपर कई नए हम वीडियो देंगे। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।